नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। आज यानी 19 सितंबर को प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी। इसके लिए योगी के सरकार के 4.5 साल पूरे होने के एक बुकलेट भी छपवाई गई है। बुकलेट में विकास की ढेर सारी बातें हैं, लेकिन उन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भगवान श्री राम के साथ साथ छपी तस्वीर है। बीजेपी विकास के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन सहारा नाम की है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक इससे बिल्कुल इनकार करते हैं। उनका कहना है कि राम उनके लिए कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहे। बीजेपी आस्था का सम्मान करती है और यही कारण है कि योगी सरकार अयोध्या में दिवाली मनाती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाती है, बरसाने में होली मनाती है तो वहीं काशी में देव दीपावली मनाती है। आस्था से जुड़े हुए हर आयोजन को विस्तार देती है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तैयार हुई है। लोक भवन में होने वाले कार्यक्रम में 4.5 साल के दौरान राष्ट्रीय पटल पर यूपी की बनी छवि के साथ प्रदेश की आत्मनिर्भरता और सार्थकता को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने से पहले तक की देश की सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी बीमारू राज्य की छवि, साथ देश में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने का दंश झेलने वाले यूपी को दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के सफर पर भी प्रकाश डाला जाएगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, जहां आज सीएम अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। आज हम आपको बता दें कि सीएम अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। बीजेपी आस्था का सम्मान करती है, यही कारण है कि योगी सरकार अयोध्या में दिवाली मनाती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाती है, बरसाने में होली मनाती है तो वहीं काशी में देव दीपावली मनाती है। आस्था से जुड़े हुए हर आयोजन को विस्तार देती है ये योगी सरकार। योगी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तैयार हुई है। लोक भवन में होने वाले कार्यक्रम में 4.5 साल के दौरान राष्ट्रीय पटल पर यूपी की बनी छवि के साथ प्रदेश की आत्मनिर्भरता और समर्था को लेकर चर्चा भी होगी। इसके अलावा प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले तक देश की सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी बीमारू राज्य की छवि के साथ देश में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने के दंश झेलने वाले यूपी को दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के सफर पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड नितिन हमारे साथ इस फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि 4.5 वर्ष योगी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, तो आज किस तरह के आयोजन किए जाएंगे? 4.5 साल पूरे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 4.5 साल का लेखा जोखा जो है वो मीडिया के सामने रखने वाले हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग जिलों में जाकर लोगों के बीच ये बात रखें कि आखिर योगी सरकार ने कितना काम किया है, और आने वाले जो और आधा 6 महीने का समय अब जो बचा हुआ है चुनाव से पहले, और कौन कौन से काम होने हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी कहीं ना कहीं इसका भरपूर प्रचार प्रसार करें और बताएं लोगों को, लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये केजरीवाल सरकार ने वो काम किया है जो बीती सरकारें नहीं कर पाई हैं। तो इन सब का लेखा जोखा जो है पहले मुख्यमंत्री पेश करेंगे, उसके बाद अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों में पेश करेंगे। योगी सरकार ने 4.5 साल पूरे होने के बाद में उसमें एक एक कोई पुस्तिका भी उन्होंने छपाई है। किस तरीके की पुस्तिका, उसमें किस तरीके के लेखा जोखा का दर्शाया गया, किस तरीके के लेखा जोखा उसमें दिए गए हैं? देखिए, पुस्तिका जब भी साल साल पूरा होता है या फिर 4 साल पूरा होता है, अभी जब कुछ दिनों पहले जब 4 साल पूरे हुए हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से, तब भी उन्होंने एक किताब, तब भी ये
विभाग की तरफ से किताब छपाई गई थी और उस किताब में सब कुछ लिखा था कि कितना क्या काम कहाँ कहाँ पर हुआ है। 4.5 साल पूरा होने पर भी एक करीब एक 36 पन्नों की एक किताब जो है वो छपवाई गई है। तो उसी में कहीं न कहीं सारी चीज़ें लिखी हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कितना काम किया है, किन-किन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचा है, आखिरी घर तक ये योजना पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, इन सब का जो लेखा-जोखा है वो उस पत्रिका में है। और वो उसी पत्रिका को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो अलग-अलग जिलों में जाएँगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। और नितिन, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस पुस्तिका में एक तस्वीर एक वायरल हो रही है। उस तस्वीर में मोदी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो के साथ में राम की फोटो भी छापी गई है। उस पे भी कई बातें सामने आ रही हैं, वो क्या हैं? देखिए उपलब्धियां हैं प्रदेश सरकार की और राम मंदिर निर्माण का एक लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उस विवाद को भी कहीं न कहीं बीजेपी सरकार ने और कोर्ट के ऑर्डर के बाद विराम लगा और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण अब भी हो रहा है। तो ये अपने में प्रदेश सरकार की एक उपलब्धि है और उस उपलब्धि को अगर विपक्ष किसी दूसरे नजरिए से देखता है तो कहीं न कहीं सरकार उस पर जवाब देगी। लेकिन ये राम मंदिर निर्माण ये प्रदेश सरकार की उपलब्धि है और वो आज इसके बारे में भी बताएंगे। शुक्रिया नितिन, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। शाम 5 बजे पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अमरिंदर सिंह ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब नए सीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फैसला लेंगी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लंबे समय तक चली तनातनी के बाद अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अमरिंदर के इस्तीफे के बाद पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए आज 11 बजे पंजाब कांग्रेस भवन में पार्टी विधायकों की बैठक होगी। इस मीटिंग में सीएम के चेहरे का ऐलान संभव है। इससे पहले दिल्ली में भी देर रात तक राहुल गांधी के घर पर बैठक चली। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अंबिका सोनी इस बैठक में शामिल थे। नए विधायक दल के नेता के तौर पर सिद्धू के अलावा कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा के नाम चर्चा में हैं। हालांकि सुनील जाखड़ ने नाम पर कई विधायकों ने ऐतराज जताया है। इन नामों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी, ब्रह्म मोहिंद्रा, विजय इंदर सिंगला, पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा आदि के नामों की भी चर्चा है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर पार्टी आला कमान सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करता है तो फिर उनके साथ हिंदू और दलित समुदाय से दो उप मुख्यमंत्री या फिर इनमें से एक समुदाय का नेता उप मुख्यमंत्री और दूसरे समुदाय का नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का नाम कड़ा विरोध करते हुए उन पर पाकिस्तान के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है और कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पंजाब को बेड़ा गर्क हो जाएगा। गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है। आज बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। गणपति विसर्जन के पहले मुंबई पुलिस ने पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुंबई पुलिस विसर्जन के पहले हाई अलर्ट पर है। हाल ही में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों की घटना के बाद महानगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इनकी जानकारी मुंबई पुलिस के अधिकारी ने दी है। कल ही मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए पर्दाफाश किए गए आतंकवादी षड्यंत्र के सिलसिले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के दिन 10 दिन के बाद आज बप्पा की विदाई होगी और उनके प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। बप्पा के प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही 10 दिन चलने वाले गणेश उत्सव का आज समापन हो जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस साल गणेश उत्सव का रंग हर साल की तरह नहीं रहा। कोरोना के प्रसार के खतरे को देखते हुए बप्पा की विदाई में निकलने वाले जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है।
उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर और करनाल की महापंचायत सफल होने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद से एक दिन पहले यानी 26 सितंबर को पानीपत में महापंचायत करने का निर्णय लिया है। इस महापंचायत के जरिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बंद को लेकर यहीं से हुंकार भरेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 26 सितंबर को पानीपत की नई अनाज मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर होने वाली किसान महापंचायत में पानीपत जिला के किसान हजारों की संख्या में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महापंचायत को सफल करने के लिए आज सभी किसानों की ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद आह्वान से पहले इस महापंचायत से भारत बंद के आह्वान को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर राकेश टिकैत को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सोनू मालपुरिया ने कहा कि महापंचायत को लेकर वो अनाज मंडी का दौरा कर चुके हैं। जिले में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए हर भरसक प्रयास किए जाएंगे। बैठक में भाकियू के पदाधिकारियों, संयुक्त किसान मोर्चा, तालमेल कमेटी के सदस्यों और जिला भर से आए हुए किसानों की सहमति से किसान महापंचायत के लिए पानीपत की नई अनाज मंडी का स्थान तय किया गया है। देश के कुछ हिस्सों में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, गगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्से, आंतरिक ओडिशा के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभव है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि सोमवार से महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। यहाँ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शुभांगी बूटे ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। जैसे जैसे यह और तेज होगा, महाराष्ट्र में 20 सितंबर से बारिश होगी। उन्होंने कहा सबसे पहले विदर्भ क्षेत्र में बारिश होगी। हालांकि यह ज्यादातर पूर्व से पश्चिम तक राज्य के उत्तरी हिस्सों को कवर करेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद उत्तरी महाराष्ट्र के बाद पालघर, ठाणे और मुंबई के तटीय जिलों में बारिश होगी। औरैया में भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन कराया। बिदुना विधानसभा से सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। वहीं प्रकाश शर्मा ने सपा व बसपा पर जमकर हमला बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में सभी जगह समाज के हर वो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है, जो आगे बढ़ा है या जिसने कर्तव्य करके दिखाया है, ऐसे सारे प्रबुद्धजन, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अपने अपने क्षेत्र में जो लोग हैं, ऐसे सारे लोगों को एक साथ एकत्रित करके पिछले 7 साल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और 4.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, वैचारिक दृष्टि से क्या प्रभाव जमाया है समाज के ऊपर और समाज के हित में क्या क्या काम किए, उनको बताने का काम करने के लिए अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के सभागार में भाजपा ओबीसी मोर्चा के पहले दिन की कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। बैठक संपन्न होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी की खुशहाली की बात करती है।
पंक्ति के अन्य व्यक्ति तक भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा, आवास और चिकित्सा फ्री हो। इसको लेकर पीएम मोदी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन था और वो 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। वहीं 19 अक्टूबर को सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 27,700 केंद्रों पर चौपाल का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी को खुशहाली की बात करती है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सपा बसपा की बात क्या करना है, जो एक वंश और एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा है और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किया है और पूरे राज्य को लूटा है। इसलिए सपा बसपा की बात, एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए, जो गरीबों की चिंता कर सके, गुंडागर्दी को समाप्त कर सके और गरीबों की खुशहाली कर सके। और 12 बजे रात में कोई बेटी निकले तो सम्मानपूर्वक अपने घर में पहुंच जाए, ऐसा नेतृत्व किसी के पास है तो आदरणीय योगी जी राज्य के लिए हैं, देश में आदरणीय मोदी जी हैं। इसलिए आप फतेहपुर जनपद के बिंदगी खजुआ मार्ग स्थित शहीद स्मारक भवन इमली परिसर में अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र फतेहपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिंदगी विधायक करण सिंह पटेल ने आरएसजी इंटर कॉलेज पारादान कोठी में दौड़ प्रतियोगिता में शामिल युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर युवाओं ने देश के आन बान शान राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर दौड़ लगाई, जिससे युवाओं में जोश, जुनून, जज्बा नजर आया। कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने युवाओं एवं आम जनमानस को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही शहीद स्मारक भवन इमली में मौजूद सभी सामूहिक रूप से फिट रहने के लिए शपथ दिलाई गई। सही है कि युवाओं के अंदर जब तक इतिहास की जानकारी नहीं, हमारा देश कहाँ कितना गौरवपूर्ण देश है जी। चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, हमें मुझे लग रहा है कि हमें प्रत्येक युवा को जानकारी होनी चाहिए, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। आज़ादी के बाद से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया गया, बच्चों को अपने मूल विद्या से वंचित किया गया। मैं तो इतना मानती हूँ कि जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह से आज युवाओं में जोश है। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये आज़ादी 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया गया। मैं आज युवाओं में जोश देख रही थी, क्योंकि मैं 2014 से यहाँ देख रही हूँ। बहुत जब मैं 14 में आई तो यहाँ नेहरू युवा केंद्र के नाम से 2-4-10 लोग थे। आज जिले में आपको हर जगह युवा के नेहरू युवा केंद्र के सदस्य मिल जाएंगे। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कमल चुंग का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बाइक व कार रैली का आयोजन किया गया। बाइक में कार रैली गुरुद्वारा रोड से शुरू होकर शहर का भ्रमण कर पार्टी कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने कमल चुंग का शहर में जगह जगह फूल मालाओं से पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया और मैं संगठन का सदैव ऋणी रहूंगा और आशा करता हूं कि भाजपा को अल्पसंख्यकों से जोड़ना एवं मोदी जी के प्रचार और प्रसार में सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के आधार पर चलूंगा, सबको जोड़ूंगा। सभी भाई जो उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके स्वागत में सभी कार्यकर्ताओं पिछले 4 घंटे से बड़े गुरुद्वार से गुरुद्वारा रोड से कार्यक्रम शुरू हुआ और स्वागत यात्रा में इनकी भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी थे, सिख समाज के भी, जैन समाज के भी और ईसाई लोग भी थे। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की कम्युनिटी साथ है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी और योगी जी के में सब विश्वास रखते हुए माननीय चुग जी जो जिला अध्यक्ष बने, मेरा इनसे निवेदन भी और संगठन का इनका आदेश भी है सभी कम्युनिटी को। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष व सपा विधायक अबू आजमी का रायबरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। कई स्थानों पर हुए कार्यक्रमों में सपा नेता अबू आजमी ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया।
वहीं भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुस्लिम को बांटने, मंदिर के नाम पर इलेक्शन लड़ने का आरोप मढ़ा है। सपा नेता अबू आजमी ने रायबरेली में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि 2014 में जब भाजपा की केंद्र सरकार बनी तो उस समय सरकार ने अनेकों वादे किए थे, लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। सैकड़ों हजारों लाशें गंगा जमुना में बह रही है और अफसोस तुम हिंदुत्व की बात करते हो, मेरे हिंदू भाइयों की लाशें बह रही हैं। तुम लोग मदारी हो, मदारी सिर्फ बेवकूफ बनाकर लोगों से वोट लेना चाहते हो और तुम्हें राम से सिद्धार्थनगर जिले के जिला चिकित्सालय में 100 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। अब 10 बेड के मरीजों को लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सकेगी। इस प्लांट के शुरू होने से ऑक्सीजन के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पीएम केयर्स फंड में से सिद्धार्थनगर जिले में भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन के कई प्लांट स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत हुए ऑक्सीजन प्लांट मौजूदा समय से बनकर तैयार हैं। हमारे ज़िले में 7 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं, क्रियाशील यानी चलने वाले। कल एक हमने इसलिए किया कि जैसे कि अभी हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास 750 बेड के ऑक्सीजन देने की पूरी कैपेसिटी सब पूरा तैयार है, क्रियाशील है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 6 इसमें हमारे जिला अस्पताल में, 1 हमारे बर्डपुर के पीएससी पर है, 7 के साथों क्रियाशील। और आने वाले समय देश दुनिया की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।